गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं लास्ट बनाए गए वीडियो के कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एचसीजी इंजेक्शन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए? ओके, एचसीजी इंजेक्शन के बाद में मैं कोशिश करता हूँ कि 4 या 5 दिन का गैप दें और इतना नॉर्मली रहता है। सीमन पतला होने से स्पर्म काउंट कम होता है क्या? सीमन पतला या गाढ़ा होने का बहुत रोल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म क्या हैं वो एग्जैक्टली जांच करना चाहिए। सर, 4 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से क्या प्रेगनेंसी ट्विंस होता है या प्रेगनेंसी नहीं होता है? नहीं, ऐसा इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। नॉर्मली कोई भी सेंटर में, किसी भी सेंटर में 4 एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र यूजुअली नहीं करते, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अवे फ्रॉम साइंस है। हेलो सर, एज 30, नॉर्मल, AMH 3.9, पीरियड रेगुलर, बट क्वालिटी ऑफ एग्स इज वेरी पुअर. What should be the next step? क्वालिटी ऑफ द एग्स आर वेरी पुअर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मेरे पास भी होता है। आप न्यूट्रिशन बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाइए, आप प्रोटीन पाउडर लीजिए जितना हो सके। यदि आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेबल में ही प्रोटीन पाउडर और प्रोटीन का दालें और चने ये सब खाइए। क्योंकि जो मैं देखा हूँ इंडियन विमेन में, इवन 30 इयर्स की एज में यदि AMH ठीक भी है तो भी न्यूट्रिशनली मतलब उनका जो पौष्टिकता है वो कम रहने से भी कई बार अंडों की क्वालिटी खराब होती है, और ये काफ़ी देखा जाता है IVF में। सर, IVF से पहले क्या कोरोना की वैक्सीन की डोज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन की डोज आप कभी भी ले सकते हैं। उसके साथ IVF या फिर प्रेगनेंसी का कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं होता। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद सीढ़ी उतरना चढ़ना कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम। प्रोलैक्टिन लेवल इज 29. इज इट हाई और नॉर्मल फॉर नेचुरल कंसीव? इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी लैब की अपर लिमिट कितनी है, बट 29 मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज मोर। और उसमें कई बार पीरियड भी डिस्टर्ब होने लगते हैं और उसमें ओवुलेशन नहीं होता, इसलिए प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है। सर, आई हैव ओनली 1 टेस्टिकल एंड माई एज इज 36. स्पर्म काउंट इज 30 million per ml, but dead sperm is 85%. This is treatable in your hospital? It is treatable in my hospital, no doubt about that. We should have an endological evaluation and even one test it might work very well. सर, आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से देते हैं, खासकर ग्राफिक्स बना के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू वेरी मच, आई विल ट्राई टू डू इट। सर, मेरा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है 2 वीक पहले। मैं कैसे समझूं कि मेरा फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं? नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं शायद पूछना चाहते हैं। तो इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं वो जानने के लिए आपको 2 सप्ताह का वेट करना पड़ेगा, जब आपका बीटा HCG ब्लड टेस्ट होगा। सर, IVF करवाना है, पीरियड रेगुलर है, एज 49 है, कृपया मार्गदर्शन करें। 49 में आप यदि अपने अंडे से IVF कराएंगे तो आपको चांसेस बहुत बहुत कम हैं, और मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने एग से मत कराइए, क्योंकि एग्स में बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं और सक्सेस रेट बहुत कम होगा। सर, आप प्लीज़ टॉर्च टेस्ट में CMV इन्फेक्शन के बारे में बताइए प्लीज़। मुझे पता है आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं, कृपया वीडियो बनाइए। साइटोमेगालोवायरस का मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा, बट साइटोमेगालोवायरस हुआ, टॉक्सोप्लाज्मा हुआ, रूबेला हुआ, ये बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत साइंटिफिक हो जाएंगे ये। और इससे ज़्यादा यदि आप डिटेल जानना चाहेंगे तो आपको आके मिलना पड़ेगा। और साइटोमेगालोवायरस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो प्राइमरी इन्फेक्शन है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है। ये जो मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा ये इतने क्लिष्ट और कॉम्प्लेक्स हैं कि इस वीडियो में कॉमन पर्सन के लिए बताना थोड़ा मुश्किल होता है। सर, AMH 5.93 है, क्या PCOD हो सकता है? 3 साल से पीरियड नहीं आते हैं, दवा लेने से आते हैं। दवा लेने से आते हैं। 5.9 है, PCOD हो सकता है। बिल्कुल, आप अपना एक ब्लड टेस्ट कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एंडोक्राइन डॉक्टर से मिलिए या गायनिकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। सर, PRP ट्रीटमेंट क्या होता है IVF में? PRP ट्रीटमेंट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि रिजुविनेशन करने के लिए प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाते हैं। अपने पेशेंट का ही खुद का ब्लड से ही हम प्लेटलेट निकाल के उसकी एक प्रोसेसिंग होती है जिससे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हमें आपके यहाँ आना है, IVF का खर्चा कितना होगा? ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और हमारे यहाँ आने के पहले जो मैं देवेंद्र जी आपके साथ में ही ये डिटेल बना देता हूँ। जो IVF आजकल पर्सनलाइज्ड हो गया है, इसलिए मैं बोलता हूँ यदि AMH 3 के आसपास या उससे ज़्यादा है
और यदि स्पर्म काउंट अच्छा है, पीरियड रेगुलर है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 1,05,000 में एक आईवीएफ हो जाता है विथ मेडिसिन। ये ठीक है? यस। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप यदि 4 ग्रुप बनाएं, जो एक पॉसिडियन क्राइटेरिया में मैं करता हूं कि एएमएच अच्छा है, एज भी कम है, लेस देन 30 मान लीजिए, यहाँ एएमएच अच्छा है, एज मोर देन 35 है, एएमएच कम है, एज लेस देन 30 है, एएमएच कम है और एज भी मोर देन 35 है। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पर्सनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो ग्रुप है जिसमें एएमएच कम है, जो मेरे पास आते हैं, इनमें फिर पर्सनलाइज्ड अप्रोच करनी पड़ती है। पर्सनलाइज्ड अप्रोच में हम रेक एफएसएच में जाते हैं या फिर डुअल स्टिमुलेशन में जाते हैं। इनमें खर्चा डिफरेंट आता है। रेक एफएसएच में कितना खर्चा आता है? 1,70,000 1,70,000 विथ मेडिसिन। और यदि हम डुओ में जाते हैं, डबल 3.50 lakhs 3.50 मतलब 3,50,000 रुपए। ये जो है ये दवाई सहित खर्च है एक आईवीएफ साइकिल का। बट इस आईवीएफ साइकिल को जब हम स्टार्ट करेंगे डे 2 से, तो ये जो इसके पहले का साइकिल है उसको असेसमेंट साइकिल बोलते हैं। इस असेसमेंट साइकिल में हम क्या करते हैं, हम प्री आईवीएफ एक हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, हम प्री आईवीएफ हार्मोन का जांच करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम सीमेन एनालिसिस करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है। सीमेन में यदि गड़बड़ हुआ तो हम एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। ये चीजें सब करने के बाद हम आईवीएफ में उतरते हैं। ये पर्सनलाइज्ड आईवीएफ। ये जो खर्च है, ये कितना खर्चा हो जाता है? 25,000 if semen is okay। 25,000 if semen is okay। और यदि सीमेन के साथ में यदि एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी जुड़ गया तो ये चला जाता है 35,000 के आसपास। यस। मतलब हमको एक असेसमेंट साइकिल के लिए इतना पैसा रखना चाहिए। इसके बाद में यदि आपका एएमएच अच्छा है, एज कम है और आप 1,05,000 वाले में आते हैं तो ये आते हैं, या फिर आप पर्सनलाइज में जाते हैं तो रेक एफएसएच में जाते हैं तो 1,70,000, या फिर डुओ स्टिम में जाते हैं तो 3,50,000। इसमें यदि फ्रीजिंग होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बनते हैं, तो ये फ्रीजिंग का खर्चा 25,000 फॉर 2 months। 25,000 फॉर 2 months लगता है। इसमें फायदा ये है कि यदि हम बाद में यदि यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया तो हम बाद में केवल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में इसके अलावा 35,000 का खर्चा और आएगा। मतलब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर 60,000 में हो सकता है। ये मैं सबको कराने बोलता हूँ। कई बार हम फ्रेश ट्रांसफर नहीं करते, सीधा फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में सक्सेस रेट बेटर होती है। अब ये जो लो एएमएच वाले हैं या पुअर सीमेन क्वालिटी वाले हैं, इनमें यदि हम कोई एक्स्ट्रा साथ में एड ऑन देते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन लगना है, GCSF लगना है, या फिर हमको सीमेन प्रिपरेशन में मैक्स करना है, ये चीज़ें जब हम करते हैं, कई बार हमको एरा करना पड़ता है, ये चीज़ें जब हम करते हैं ये एक एक्स्ट्रा खर्च होता है। इन खर्च का आप अलग से देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को कोशिश करिए सब्सक्राइब करने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ सबके आंसर्स देने के लिए, पर मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि सबको हो सकता मैं अटेंड ना कर पाऊँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।